हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में। तो ये सीटेट की क्लास चल रही है, तो जो सीटेट होगा दिसंबर में 2024 को, उसके लिए हम आज मोटिवेशन चैप्टर मोटिवेशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो मोटिवेशन जो है वो लर्निंग से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। मोटिवेशन कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, ये लर्निंग से ही जुड़ा हुआ होता है। तो मोटिवेशन इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर लर्निंग, यानी कि जो मोटिवेशन है वो सीखने की सबसे पहली अनिवार्य शर्त है। ठीक है, मोटिवेशन है प्री रिक्वेस्टेड फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम करने के लिए मोटिवेशन अनिवार्य शर्त होती है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? ये मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग। तो मोटिवेशन जो है लर्निंग माध्यम में नेशनल हाईवे के समान है। ये बात B.F. स्किनर ने कही है। तो मोटिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लर्निंग। इस बात का क्या मतलब हुआ कि मोटिवेशन अगर ज़्यादा होगा तो सीखने की गति तीव्र हो जाएगी। जितना मोटिवेशन उतनी गति। तो आप जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे उतनी तेज गति से जल्दी सीखेंगे। तो मोटिवेशन इसलिए कहा गया है कि मोटिवेशन प्री रिक्वेस्टेड है लर्निंग के लिए। ठीक है, तो अभिप्रेरणा है, हिंदी में कहते हैं मोटिवेशन को अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा एक कंप्लीट प्रोसेस है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक होता है। और जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से जन्मा हुआ है। ठीक है, तो मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा का है, जो कि मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मोटिवेशन जो मोटम है, मोटम शब्द इसका अर्थ क्या है? तो मोटम का अर्थ होता है मोशन, टू मूव, या फिर चलायमान, गतिशील। तो मोटिवेशन इज एन इंटरनल एनर्जी। मोटिवेशन एक आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, ये कोई बाहर से नहीं है, इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा होती है। तो मोटिवेशन आता कैसी है? मोटिवेशन नीड से आएगा, आवश्यकता से आता है। तो मोटिवेशन हम कह सकते हैं मोटिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीड के भी है, आवश्यकता की भी मोटिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। अगर आवश्यकता होगी तो ही अभिप्रेरणा आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो अभिप्रेरणा भी नहीं आती। यानी कि जितनी अधिक मजबूत आवश्यकता होती है उतना ही तीव्र मोटिवेशन होगा, और मोटिवेशन तीव्र होगा तो अधिगम भी तीव्र होगा। ठीक है, तो जैसी आवश्यकता वैसा मोटिवेशन। आवश्यकता अगर कम है तो मोटिवेशन भी कम होगा, अधिगम भी कम होगा। अभी आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी आवश्यकता है कि सीटेट को पास करना, तो इसलिए आपके पास मोटिवेशन है। मोटिवेशन है तो आप लर्निंग भी कर रहे हैं, अधिगम भी कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आवश्यकता नहीं होती सीटेट पास करने की तो आपके पास मोटिवेशन होता नहीं और लर्निंग भी आप नहीं करते। तो मोटिवेशन आवश्यकता या नीड से आता है। मोटिवेशन किससे आता है? नीड से आ सकता, आवश्यकता से आता है। ठीक है, तो मोटिव्स यानी कि प्रेरक। तो प्रेरक दो प्रकार के हैं, इंसान को दो तरह के प्रेरक प्रेरित करते हैं, है ना, उसको चलायमान रखते हैं। तो एक है प्राइमरी मोटिव्स, है ना, प्राइमरी मोटिव्स, और एक है दूसरा सेकेंडरी मोटिव्स। दो तरह के प्रेरक होते हैं। मोटिव्स कितने होते हैं? मोटिव्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मोटिव्स होगा जो बायोलॉजिकल होगा, है ना, यानी कि जैविकीय प्रेरक। सेकेंडरी होगा सोशियोजेनिक मोटिव्स। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या होता है? जैसे कि भूख है, भूख की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होगी, सोने की आवश्यकता है, ईटीसी। और सेकेंडरी मोटिव्स सोशियोजेनिक, यानी कि बाहर से जो प्राप्त होगा, बाहर की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, जैसे मनी प्राप्त करने के लिए, मनी पैसा कमाने के लिए, है, नेम कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए, इस सभी का मोटिवेशन अगर है तो ये सेकेंडरी मोटिवेशन में आएगा, सोशियोजेनिक में। अगर खाने की ज़रूरत है, खाने की आवश्यकता है, तो उसका मोटिवेशन होता है तो वो होगा बायोलॉजिकल, यानी कि जो जैव की आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है। तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा दो तरह का मोटिवेशन होता है। ये मोटिव से प्रेरक जो प्रेरित करते हैं। खाना प्रेरित कर सकता है, खाने की भूख है, पानी की प्यास है, सोने की आवश्यकता है। तो ये आपको बायोलॉजिकल नीड है, बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं जो आपको चलायमान रखते हैं। तो मोटिवेशन अभिप्रेरणा हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दो तरह का मोटिवेशन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। इसको कहेंगे कि मोटिवेशन का कारण
अपने अंदर ही होता है ना। तो मोटिवेशन का कारण कैसे होगा, अंदर होगा। जैसे ही आपको कुछ चीज़ सीखनी है, अधिगम करना है ना, उसका कारण अगर अंदर है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाएगा, पॉजिटिव मोटिवेशन होगा। अगर कारण अंदर है, अधिगम करना है ना, एटीट्यूड डेवलप करना है, अचीवमेंट किसी चीज़ को आप उपलब्धि करना चाहते हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं किसी चीज़ में, और फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये सभी इनका जो कारण है वो आपके अंदर ही होता है, इंटरनल होता है। तो इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन में जो लोकस ऑफ कंट्रोल होगा, लोकस ऑफ कंट्रोल होता है वो अंदर होता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक, इसे नेगेटिव मोटिवेशन कहते हैं, यानी कि बाह्य प्रेरणा। ये नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसका कारण क्या बाहर है। जैसे कि इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, फियर के कारण कोई काम कर रहे हैं, संबंध के कारण, एफिलिएशन के कारण कोई काम कर रहे हैं, किसी जॉब चाहिए, जॉब के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक है, यानी कि बाहर। इसका कारण कहाँ है, बाहर। ठीक है, इंसेंटिव कहाँ से मिलेगा, बाहर से। ठीक है, डर अगर ख़त्म करना है, संबंध बनाने बाहर से, नौकरी चाहिए बाहर। लेकिन अगर इंटरनल है, ठीक है, जैसे अधिगम करना चाहते हैं, एटीट्यूड बदलना चाहते हैं, अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, कोई उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो इन सभी का कारण अंदर होता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन दो प्रकार का है, एक इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसका कारण अंदर होगा, इसका कारण बाहर होगा मोटिवेशन का। आगे चलते हैं, साइकिल है। मोटिवेशन की एक साइकिल होती है, यानी कि चक्र है। और प्रेरणा का क्या है, चक्र। माने मोटिवेशन का चक्र किस तरह से कार्य करता है। सबसे पहले होती है नीड, आवश्यकता होती है ना। इसकी शॉर्ट फॉर्म है NDAR। तो N फॉर नीड, D फॉर ड्राइव। इस तरह से ये सभी आपको दिखाई देंगी लाइन से। ये चक्र है, सर्किल है, ठीक है, साइकिल है। तो सबसे पहले आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी तो फिर वो आपको ड्राइव करेगी, है ना। एक फोर्स लगेगा, एक ड्राइविंग फोर्स होगा जो आपको चलायमान रखेगा। चलायमान रखेगा तो फिर उत्तेजना आएगी, अराउजल। उत्तेजना आती है, उत्तेजना आने के बाद वो उत्तेजना क्या करती है, किस ओर कार्य करेगी, सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अराउजल, उत्तेजना, सही था, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। यानी जो व्यवहार होगा कैसा, गोल ओरिएंटेड। जो आपका गोल है उसी की तरफ, उसी दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आप करेंगे तो आपको उपलब्धि प्राप्त होगी, अचीवमेंट। ठीक है, तो अचीवमेंट प्राप्त होने के बाद जैसे ही आपको उपलब्धि प्राप्त हो गई, जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो आवश्यकता प्राप्त हो गई, फिर जो उत्तेजना थी वो उत्तेजना खत्म हो जाएगी, है ना। उत्तेजना थी क्यों, क्योंकि जो आवश्यकता है उस चीज़ के लिए उत्तेजना है। तो उत्तेजना आने के बाद क्या होता है, आप व्यवहार करते हैं सही दिशा में। ठीक है, गोल प्राप्त करने के लिए, गोल की दिशा में प्राप्त करने के लिए आप कार्य करेंगे, हैं। जब गोल की दिशा में कार्य करेंगे, गोल प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे तो वो प्राप्ति हो जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगा, और फिर उत्तेजना शांत हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, फिर से कोई नई आवश्यकता आएगी, फिर एक ड्राइविंग फोर्स आएगा, अराउजल आएगा, फिर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होगा, फिर अचीवमेंट हो जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगी। तो NDAR जो है, N फॉर नीड, ड्राइव, है ना, अराउजल, और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, अचीवमेंट, और R फॉर रिड्यूस ऑफ अराइजल। ठीक, उसके बाद आगे है मैस्लो का हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड। तो अब्राहम मैस्लो जो है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था मोटिवेशन से संबंधित। तो अब्राहम मैस्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, इसे कहते हैं हायरार्किकल थ्योरी ऑफ नीड, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। तो पहले जो शुरुआत में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था उसमें 7 स्टेप थे, जिसको कि बाद में इन्होंने चेंज करके 5 स्टेप जो है कर दिए, 2 स्टेप इन्होंने कम कर दिए। तो सबसे पहला जो होता है स्टार्टिंग से ना, हायरार्किकल थ्योरी है, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स, यानी कि लोअर से हाईएस्ट की तरफ जाएगा। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है सबसे पहले, है ना, जैविकीय या बायोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। ठीक है, जैविकीय आवश्यकता होती है, खाना पीना, भूख प्यास, नींद, ये सभी चीज़ें आती हैं इसमें। तो इस तरह की आवश्यकता होगी तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स कहलाएगा। उसके बाद खाना पीना मिल गया, रहना सहना, रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, रोटी कपड़ा मकान, ये सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके बाद आइए सिक्योरिटी या सुरक्षा की, है ना। अब क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा भी प्राप्त हो गई।
ठीक है, सुरक्षित हो गया जीवन। उसके बाद जीवन सुरक्षित होने के बाद जो है लव आएगा, है प्यार की बिलोंगिंगनेस, रिश्तेदारी की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, प्यार मोहब्बत की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। इंसान चाहता है कि उसको कोई है प्यार करने वाला हो, कोई इसके रिश्तेदार हो, सगे संबंधी हो। उससे पहले वो इंसान अपनी सुरक्षा के बारे में सोचेगा, उससे पहले सबसे पहले सोचेगा रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कैसे होगी। तो सबसे पहले इंसान व्यवस्था करता है रोटी कपड़ा मकान, है ना। जो आपकी शारीरिक की आवश्यकताएं, जैव की आवश्यकताएं हैं, ये होने के बाद सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है, उसके बाद चाहता है इंसान कि अब घर रोटी कपड़ा मकान मिल गया, घर मिल गया, सुरक्षा भी मिल गई, सुरक्षित हो गया जीवन। अब कोई जीवन में होना चाहिए जो क्या करे, लव, है ना। उसके बाद प्यार मोहब्बत भी मिल गई। फिर उसके बाद आएगा एस्टीम नीड्स, यानी कि सम्मान चाहिए इंसान को। ठीक है, सम्मान के बाद में कॉग्निटिव नीड्स, यानी कि कुछ दिमागी आवश्यकता होती हैं। ठीक है, तो उसकी भी आवश्यकता की जो दिमाग में जो बेचैनी है उसको शांत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद एस्थेटिक नीड्स, है ना, सौंदर्य का आवश्यकता। उसके बाद लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो पहले 7 थी, फिजियोलॉजिकल, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, कॉग्निटिव, एस्थेटिक और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बाद इन्होंने 5 कर दी। इसकी जो लेवल थे, है ना, वो 7 से 5 कर दिए। अब हैं इसमें 5। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स तो चाहिए, ज़रूरी है। रोटी कपड़ा मकान तो हर इंसान को चाहिए। उसके बाद सुरक्षा भी ज़रूरी है ना, सुरक्षा भी चाहिए। तीसरा प्यार मोहब्बत, रिश्तेदार, सगे संबंधी, शादी ब्याह, ये भी चाहिए इंसान को, है ना। उसके बाद है सम्मान भी चाहिए। तो कॉग्निटिव और एस्थेटिक नीड्स जो थी वो इन्होंने कम करके के 5वें स्तर को 7 से 5 कर दिया। और सबसे अंतिम स्तर है आत्मसिद्धि का, ये हाईएस्ट लेवल है और ये है लोएस्ट लेवल। तो अब्राहम मैस्लो का ये सिद्धांत है जो कि आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत कहलाता है। तो अब आता है मैकलेलैंड का नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो इन्होंने जो इनके हिसाब से जो आवश्यकता है वो 3 तरह की आवश्यकता हो सकती है। इसको PAA कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, PAA यानी कि P फॉर पावर और A फॉर अचीवमेंट और एप्लीकेशन। तो नीड फॉर अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता होती है। कोई इंसान कुछ प्राप्त करना चाहता है, कोई उपलब्धि चाहता है, तो सबसे पहले उसको कहेंगे नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता, है ना। एक होती है आवश्यकता पावर की, सत्ता की, शक्ति की, है ना। बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमें पावर मिले, तो ये हो गया पावर की। कुछ होते हैं कि जिन्हें उपलब्धि प्राप्त करनी है कुछ, तो ये उस तरह की उपलब्धि वाली हो जाएगी। कुछ पावर चाहते हैं तो पावर वाली आवश्यकता हो जाएगी। और एफिलिएशन यानी कि संबंधों की आवश्यकता है। इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सगे संबंधी रिश्तेदार भी हों, तो ये हो गया तीसरा। ये 3 तरह की आवश्यकताएं जो है बताई हैं मैकलेलैंड ने। इस थ्योरी को उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अचीवमेंट, मोटिवेशन भी कहा जाता है। तो मैकलेलैंड की जो थ्योरी है उसको मोटिवेशन अचीवमेंट या अचीवमेंट मोटिवेशन, उपलब्धि अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इस थ्योरी को डेविड मैकलेलैंड और एटकिंसन ने दिया है। 2 लोगों ने मिलकर के इस थ्योरी को दिया, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो ओरिएंटेशन, 3 प्रकार की ओरिएंटेशन है ना। उन्मुखीकरण, तो उन्मुखीकरण 3 प्रकार का होता है। एक है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, दूसरा है फेलियर अवॉइडेंस, तीसरा है मास्टरी ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपका पूरा फोकस किस में रहेगा, परफॉर्म करने पर। ठीक है, परफॉर्मेंस देनी है अच्छी परफॉर्मेंस पे रहता है। दूसरा रहता है कि फेलियर अवॉइडेंस, यानी कि फेलियर को बचाना है, पढ़ना इसलिए है ताकि फेल ना हो। ठीक है, और एक होता है कि पढ़ना इसलिए है ताकि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें, और ये है अवॉइडेंस, फेलियर अवॉइडेंस। तो इसमें इसलिए बच्चा पढ़ता है या इसलिए कोई कार्य करता है ताकि वो फेल ना हो जाए, है ना। और इसमें परफॉर्म देता है ताकि बाहर से क्या मिले उसको, बाहर से उसको प्रशंसा मिले। और लास्ट है मास्टरी ओरिएंटेशन। तो मास्टरी ओरिएंटेशन में एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं, है ना। आपको कोई काम करना है, बिल्कुल परफेक्ट बेस्ट करना है, उसमें मास्टरी हासिल करनी है। तो ये 3 तरह का ओरिएंटेशन हो गया, परफॉर्मेंस, फेलियर अवॉइडेंस और मास्टरी ओरिएंटेशन। आगे चलते हैं। आगे तो मोटिवेशन की कुछ अप्रोचेज हैं, है ना। मोटिवेशन की अप्रोचेज यानी कि अलग अलग जो विचारधाराएं चलती हैं, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं, उनके अनुसार मोटिवेशन की अप्रोच क्या है। तो
साइको एनालिटिकल अप्रोच, मनोविश्लेषणवाद उपागम। ये उपागम किसका है? सिगमंड फ्राइड का। मनोविश्लेषणवाद उपागम, फिजियो साइको एनालिटिकल अप्रोच, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया है ये उपागम। तो मोटिवेशन का कारण अनकॉन्शियस माइंड की दमित इच्छाएं हैं, यानी कि जो अवचेतन मन में इच्छाएं दब के रह गई हैं, है ना, वही जो है अप्रेरणा का कारण है। दमित इच्छाओं के कारण अप्रेरणा आती है। तो जिसकी दो तरह की इन्होंने इंस्टिंक्ट बताई हैं, एक है थैनेटोज और एक है इरोज। थैनेटोज का मतलब है डेथ इंस्टिंक्ट और इरोज का मतलब है लाइफ इंस्टिंक्ट, है ना, जीवित रहने की इच्छा, और इसे बोलते हैं जिजीविषा, और ये है मरने की इच्छा, है ना। तो मोटिवेशन का सेंटर, तो साइको एनालिटिकल जो अप्रोच है, मनोविश्लेषणवाद जो सिगमंड फ्राइड कहते हैं, इनके हिसाब से मोटिवेशन का सेंटर इंटरनल है, कि दमित इच्छाएं कहाँ होंगी? अनकॉन्शियस माइंड में, है ना। तो अनकॉन्शियस माइंड में दमित इच्छाएं होंगी जो कि अंदर होती हैं, तो इंटरनल इनका सेंटर हो गया मोटिवेशन का। अगला एक उपागम है व्यवहारवादियों का, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो इनके हिसाब से सेंट्रल मोटिवेशन कहाँ है? बाहर है ना। कोई बच्चा अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो बाहर से कुछ प्राप्त करना चाहता है, जैसे रिवार्ड प्राप्त करना चाहता है, प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, मनी प्राप्त करना चाहता है, इंसेंटिव प्राप्त करना चाहता है। तो इन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ मोटिवेशन बाहर है। अगला है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, मानवतावादी अप्रोच, जो अब्राहम मैस्लो की थी, और ये जेवी वाटसन की थी, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। तो अब्राहम मैस्लो की जो विचारधारा है, अप्रोच ऑफ उपागम है, मानवतावादी उपागम, वो उसका सेंटर ऑफ मोटिवेशन इंटरनल होगा। इसका भी आंतरिक मोटिवेशन होता है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हु एम आई, मैं कौन हूँ, आत्मसिद्धि प्राप्त करना चाहता है। तो वो कहाँ? उसके अंदर जब तक संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है, तो उसका मोटिवेशन ऑफ सेंटर का हो जाएगा इंटरनल। कोग्निटिविस्ट अप्रोच, संज्ञानवादी उपागम। संज्ञानवादी उपागम में कौन कौन आता है? तो वे सभी जो है मनोवैज्ञानिक आएंगे, जो क्या कहते हैं कि सारी स्किल मानसिक क्रियाओं पर बेस्ड है। तो मानसिक क्रिया कौन होती है? इंटरनल होती है। तो सेंटर ऑफ मोटिवेशन, अब प्रेरणा का केंद्र कहाँ होगा? इंटरनल होगा। तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो सभी उपागम में, और उनका सेंटर ऑफ मोटिवेशन कहाँ है? तो अप्रोच उपागम, इधर है अप्रोचेस यानी कि उपागम, इधर इनका सेंटर ऑफ मोटिवेशन है। तो एक ही उपागम है जो कहता है कि मोटिवेशन का सेंटर बाहर होगा, एक्सटर्नल, वो है बिहेवियरिस्टिक। तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, है ना, व्यवहारवादी उपागम कहता है कि प्रेरणा का केंद्र बाहर है। बाकी के सभी उपागम कहते हैं कि इंटरनल इंटरनल इंटरनल, आंतरिक अभिप्रेरणा का केंद्र होगा। अभिप्रेरणा का केंद्र कहाँ होगा? इंटरनल। तो साइको एनालिटिकल सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि सेंटर मोटिवेशन इंटरनल है, बिहेवियरिस्टिक बाहर मानते हैं। यही अकेले हैं जो सेंटर ऑफ मोटिवेशन को बाहर मानते हैं। बाकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, वो मोटिवेशन का सेंटर इंटरनल मानती है। कॉग्निटिविस्ट, संज्ञानवादी, ये भी इंटरनल मानते हैं। तो व्यवहारवादियों को छोड़ करके सभी उपागमकर्ताओं ने मोटिवेशन ऑफ सेंटर को इंटरनल माना, बाकी के बिहेवियरिस्टिक ने बाहर माना है। तो अब आगे चलते हैं। आगे है हमारा जो है मैकडूगल के 14 संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां क्या हैं। तो इधर लिखे हुए हैं मूल प्रवृत्तियां, और इससे रिलेटेड मूल प्रवृत्तियों से रिलेटेड संवेग लिखे हुए हैं, एसोसिएटेड इमोशंस। तो ये इंस्टिंक्ट्स हैं जो जन्मजात होती हैं, और ये उनके संवेग हैं, ठीक है। तो पहली आक्रमण, है ना, आक्रमण से, ये मूल प्रवृत्ति है आक्रमण। तो आक्रमण करने का मन करता है किसी का, उसकी मूल प्रवृत्ति है, तो उससे संवेग कौन सा आएगा? क्रोध का संवेग उससे उत्पन्न होता है ना। तो आक्रमण से क्रोध का संवेग, इमोशंस, ठीक है, आएगा, है। दूसरा है रिपल्सन, यानी कि विकर्षण। विकर्षण में उससे कौन सा संवेग आता है? घृणा का संबंध आता है, घृणा का संवेग पनपता है। विकर्षण, अगर किसी को रिपल्सन मिला है तो उसके अंदर डिस्गस्ट या फिर हेट पैदा हो जाएगी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जिज्ञासा से आश्चर्य का, वंडर, आश्चर्य का संवेग आएगा, ठीक है। सबमिशन, विनीत भाव, सबमिशन से क्या होगा? नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, यानी आत्महीनता आ जाएगी। अगर किसी की मूल प्रवृत्ति सबमिशन की है तो उसकी अंदर आत्महीनता पनप जाती है, ठीक है। फूड सीकिंग, भोजनावेषण,
उससे भोजना बेसर से क्या आएगा, भूख। सेक्स यानी कि काम, काम से क्या आएगी, लस्ट, कामुकता आ जाती है। ये संवेग है इससे रिलेटेड। पेरेंटल केयर, पुत्र कामना से क्या आएगा, वात्सल्य का संवेग आता है, लव, इमोशन, टेंडर, है ना। और सामूहिकता, सामूहिकता से एकांकीपन का संवेग आएगा, लॉनलीनेस। एस्केप, पलायन, पलायन से फियर आएगा, डर के कारण पलायन है। अपील यानी कि विनीत भाव, तो विनीत भाव से कौन सा, डिस्ट्रेस, आत्महीनता का संवेग पनपता है। ठीक है। एक है सबमिशन, सबमिशन से भी आत्महीनता आती है, और विनीत भाव, अपील से भी आत्महीनता आती है, डिस्ट्रेस। सेल्फ असर्शन, आत्म प्रदर्शन से क्या आएगा, आत्माभिमान, आत्माभिमान यानी कि पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। सेल्फ असर्शन में पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आएगी, खुद के अंदर, है ना, सकारात्मक शक्ति, सकारात्मक संवेग पनपता है। कंस्ट्रक्टिवनेस, रचना प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति से रचना अनुभूति आती है। और ये संग्रह, संग्रह से अधिकार भाव, अधिकार भावना आती है, फीलिंग ऑफ ओनरशिप। किसी कोई चीज़ संग्रह करके रखता है, इकट्ठी करके रखता है ना, उसकी मूल प्रवृत्ति है कि उसको सब कुछ करना है इकट्ठा, तो उसके पास अधिकार भावना आ जाएगी, उसका संवेग हो जाएगा अधिकार भावना वाला। है हंसी, हास्य, लाफ्टर, तो लाफ्टर से क्या आएगा, आमोद, इन्वेस्टमेंट। तो मोटिवेशन की, मोटिवेशन का महत्व क्या है, महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, मोटिवेशन का महत्व, मोटिवेशन कहाँ कहाँ काम आता है, किस चीज़ को, किस चीज़ में हेल्प करता है, इसके लिए कंट्रोलिंग बिहेवियर, तो जो प्रेरणा है वो व्यवहार को कंट्रोल करने में सहायक होती है, व्यवहार उससे क्या हो जाएगा, कंट्रोल, मोटिवेशन से। इंटरेस्ट क्रिएट करने में भी मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है ना। और सेंटरिंग द अटेंशन, तो अटेंशन यानी कि अवधान, है ना, अटेंशन प्राप्त करने में भी मोटिवेशन का बहुत योगदान है। रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए तत्पर रहना, मोटिवेटेड रहेंगे तो सीखने में, सीखने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तत्पर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, व्यक्तित्व का विकास भी मोटिवेशन से होता है। गोल अचीवमेंट, मोटिवेटेड रहेंगे तो गोल अचीवमेंट भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मोटिवेटेड रहोगे तो डिसिप्लिन, कंट्रोल, बिहेवियर अपने आप ही आ जाएगा। इंसान अगर मोटिवेटेड रहता है तो पहले तो वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहेगा, उसका अटेंशन बहुत तीव्र रहेगा, पर्सनालिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी, है, गोल अचीवमेंट अपने आप हो जाएगा, उपलब्धि अपने आप हो जाएगी, और इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, और बिहेवियर तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जब ये सभी चीज़ें होंगी तो व्यवहार भी अपने आप स्वतः कंट्रोल हो जाता है। तो आवश्यकता होती है तो मोटिवेशन होगा, मोटिवेशन होगा तो डिसिप्लिन होगा, डिसिप्लिन होगा तो व्यवहार कंट्रोल में रहेगा, अपने आप हो जाता है ये सब चीज़ें। अगर आप आवश्यकता होगी तो, आवश्यकता नहीं है तो ये चीज़ें कभी नहीं आ पाएंगी। ठीक है। तो ये मोटिवेशन की महत्वपूर्ण महत्व क्या है। अगला है कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान और संवेग। तो संज्ञान क्या है और संवेग क्या होता है। तो संवेग अभी हमने मैकडूगल के 14 संवेग हैं जो कि मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। तो जो कॉग्निशन है, संज्ञान यानी कि मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। कॉग्निशन का मतलब है आपका मानसिक क्रियाएं, है ना, मेंटल प्रोसेस कौन कौन सी है, मेंटल स्किल से जुड़ा हुआ है। संज्ञान किससे जुड़ा है, मेंटल स्किल से, मानसिक क्रियाओं से, मेंटल प्रोसेस से। और इमोशंस, इमोशन जो शब्द है इमोवियर, इमोवियर से जन्मा हुआ है इमोशन। इसका मतलब क्या होता है इमोवियर का, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ है टू मूव, यानी कि इमोशन को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये अपने, तो ये क्या कर देगा, अपने आप खुद को ही बर्बाद कर लेता है। इमोशंस अगर किसी का अगर इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो वो बर्बाद कर देगा, है ना। तो बैलेंस योर इमोशंस आइदर इट डेस्ट्रॉय यू, है ना, या तो अपने इमोशंस को बैलेंस कर लो वरना ये आपको क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। तो मेंटल प्रोसेस तो कॉग्निशन है ना। तो मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, मेंटल प्रोसेस है क्या करती है, जो कि नॉलेज को एक्वायर करती है। ठीक है। कॉग्निशन में ही नॉलेज एक्वायर होगी। तो संज्ञान वह मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है। संज्ञान क्या है, संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है ना, मेंटल प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, तो मानसिक प्रक्रिया है जो नॉलेज को एक्वायर करती है। तो संज्ञान मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस है।
जिससे क्या करते हैं, मेंटल कॉग्निशन से करते क्या है, मेंटल प्रोसेस से क्या करते हैं, जिससे हम ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे। किसके थ्रू, मेंटल प्रोसेस के थ्रू। और मेंटल प्रोसेस किसका हिस्सा है, संज्ञान का। तो परसीविंग धारण करना, रिकॉग्नाइजिंग पहचानना, कंसेप्चुलाइजेशन है ना, संपत्तियों का निर्माण करना, मेमोरी यानी कि स्मृति, रीजनिंग तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या का समाधान। ये सभी चीज़ें ही कहाँ होती हैं, ये सभी चीज़ें ही, ये मेंटल प्रोसेस है, ये दिमाग में होंगी। ठीक है, धारण कहाँ करेंगे, दिमाग में। नॉलेज एक्वायर करते हैं, धारण करते हैं, परसीविंग करते हैं, ये मेंटल प्रोसेस है। रिकॉग्नाइजिंग कहाँ से पहचानते हैं, दिमाग से। दिमाग में अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो नहीं पहचान पाएंगे। संपत्तियों का निर्माण करते हैं, दिमाग में करते हैं। स्मृति कहाँ है, मेमोरी कहाँ है, वो भी दिमाग के अंदर मेंटल स्किल है। रीजनिंग तर्क भी दिमाग से करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो भी दिमाग से होगी। तो ये संज्ञान और संवेग के बीच में डिफरेंस है। आगे है, जेबी पार्सन ने कुल 3 प्रकार के संवेग बताए। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए थे, लेकिन जेबी वाटसन ने कहा था कि 3 प्रकार के संवेग हैं, है ना, फियर, एंगर और लव। इसे शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं फॉल, फियर, एंगर, लव, फॉल। तो ये जेबी वाटसन ने बताया है 3 प्रकार के संवेग। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, सांवेगिक सांवेगिक बुद्धि, है ना। तो विचारों के मतभेद को मन मतभेद बनाइए, है, मन के मतभेद मत बनाइए। यानी कि अगर विचारों का मतभेद है किसी के पास में, तो उसको मन का मतभेद, मन का भेद मत बनाना, ना, मन का भेद नहीं बनाना है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम इस इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग, या इसका पहली बार चर्चा जो की थी, वो सॉल्वे और मेयर नाम के व्यक्ति ने की है ना। तो पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है या प्रयोग है, वो सॉल्वे और मेयर ने किया था। इस बात को ध्यान रखना है। इनकी एक बुक है इमोशनल, जो एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है, इसी की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से, जिसको लिखा था डैनियल गोलमैन ने, है ना। डैनियल गोलमैन ने इस बुक को लिखा है। तो आईक्यू से ज़्यादा ईक्यू महत्वपूर्ण माना जाता है। आईक्यू से ज़्यादा क्या माना जाएगा, महत्वपूर्ण, यू, यानी कि इंटेलिजेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशिएंट, और ये है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। तो अब आईक्यू का दौर नहीं है, अब ईक्यू का दौर है। इंसान कितना इमोशनल है ना। इमोशनल ज़्यादा भी होना सही नहीं है, इमोशन को बैलेंस करना है। तो इमोशनल अवेयरनेस होनी ज़रूरी है ना। इमोशन को मैनेजमेंट करना आना चाहिए, इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड हमारे पास टोटल 3 थ्योरीज हैं, 3 सिद्धांत हैं संवेग से रिलेटेड। एक तो जेम्स लैंग का है, कैनन बार्ड का है, और सेस्टर सिंगर का है। तो ये 3 सिद्धांत हैं जो कि इमोशन से रिलेटेड है। इमोशन से संबंधित 3 सिद्धांत दिए हैं, जेम्स लैंग, कैनन बार्ड और सेस्टर सिंगर। तो जेम्स लैंग क्या कहते हैं, जेम्स लैंग कहते हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्स और स्टिमुलेट इमोशंस, है ना। तो इनको समझ लेते हैं क्या है इनका मतलब। तो संवेगों के सिद्धांत 3 हैं। एक है जेम्स लैंग का, जेम्स लैंग ने फिजिकल रिस्पॉन्स और स्टिमुलेट इमोशंस का, यानी कि फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आता है ना। शारीरिक प्रतिक्रिया करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उससे संवेग आते हैं। अचानक कुछ होने से डरना, है ना, यानी कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि अचानक कुछ हो जाए, अचानक कुछ होने से डरना, ये एक फिजिकल रिस्पॉन्स, और इससे क्या आ गया, इमोशन आ गया, यानी कि कुछ हो ना जाए अचानक। कैनरबार्ड, कैनरबार्ड इसका उल्टा कहते हैं, ये कहते हैं फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आएगा, और कैनरबार्ड कहते हैं कि संवेग से फिजिकल रिस्पॉन्स आता है, यानी कि पहले संवेग आता है फिर फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा। यानी कि कुछ अगर अचानक कुछ हो गया तो फिर उसके बाद प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये कैनन बार्ड कहते हैं, ये जेम्स लैंग का जस्ट अपोजिट कहते हैं। ये जेम्स लैंग कह रहे हैं कि फिजिकल रिस्पॉन्स से संवेग आते हैं, इमोशंस आते हैं, और कैनन बार्ड कहते हैं कि संवेग इमोशन से फिजिकल रिस्पॉन्स आता है, पहले संवेग आएगा फिर फिजिकल रिस्पॉन्स, ये कैनन बार्ड कह रहे हैं। तो फिजिकल रिस्पॉन्स से इमोशन आते हैं, ये जेम्स लैंग की बात है, और इमोशन से फिजिकल रिस्पॉन्स आता है, ये कैनन बार्ड की कथन है, यानी कि इसका सिद्धांत है। तो ये 2 ही चीज़ें मुख्य हैं, और एक जो है, आगे चलते हैं फिर। आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो
इंडिविजुअल डिफरेंस जो है इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं, है ना। व्यक्तिगत भिन्नताएं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट से रिलेटेड, और इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अब तक जो है हमने पढ़ लिया है ना। कॉग्निशन और इमोशन पढ़ लिया, संज्ञान और संवेग के बारे में पढ़ लिया। क्या संज्ञान क्या चीज़ होती है, संवेग क्या है, संज्ञान में क्या क्या आता है, संवेग को किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। बार्सन ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। इमोशन को बैलेंस करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो सबसे पहली बार सॉल्वे और मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, और एक डैनियल गोलमैन ने अपनी बुक लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से, ठीक है। तो IQ से ज़्यादा EQ महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, मोटिवेशन वाला टॉपिक। तो मोटिवेशन का टॉपिक है ना। मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन जो है वो अधिगम से ही जुड़ा है। 2 प्रकार के मोटिव्स होते हैं, प्राइमरी मोटिव्स, सेकेंडरी मोटिव्स हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स और सोशियोजेनिक मोटिव्स। जो अंदर से है ना, जैविकी जिसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता बाहर से होती है। और मोटिवेशन 2 प्रकार का है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। जिसका इंटरनल सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मोटिवेशन का होगा अंदर, और इसका एक्सटेंसिंग में बाहर होता है इसका सेंटर ऑफ मोटिवेशन। उसके बाद चक्र पढ़ लिया मोटिवेशन का, अभिप्रेरणा का चक्र क्या है ना। NDA गार से ये हमने निरूपित किया है। NDA गार रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NDA गार, नीड, ड्राइव, अराउजल और गोल ओरिएंटेड, अचीवमेंट और रिड्यूस। फिर उसके बाद अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत पढ़ा था, है ना। पहले 7 थी इसमें स्टेप, ये हायरार्की में है, पदानुक्रम यानी कि लोअर से हाईएस्ट की तरफ, इसलिए इसमें उल्टा लिखा होगा 1 से लेकर 7 तक। और यहाँ फिर उसके बाद इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने इसको 5 7 से अब 5 स्टेप कर दिए इसके, है ना। तो एस्थेटिक और कॉग्निटिव नीड्स ये दोनों खत्म कर दिए इन्होंने, समाप्त कर दी। उसके बाद हमने पढ़ा था एक छोटा सा टॉपिक, मैकलेलैंड की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो ये 3 तरह के इन्होंने नीड बताई हैं, P फॉर पावर का, अचीवमेंट का और एफिलिएशन की नीड। तो ये हमने इतना पढ़ लिया। कल हम इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो कल तब तक के लिए आप बने रहिए, कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।